चलो ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग डक्टिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। डक्टिलिटी क्या होता है डेफिनेशन बता दिए थे हम। अगर कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसके कारण से हम उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। इसको देखो मेजर करने का तरीका क्या है। कोई हमको अगर पता करना है कि माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी ज्यादा है या फिर कॉपर का ज्यादा है या गोल्ड का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का, किसका कितना डक्टिलिटी होता है, अगर जानना चाहते हैं या फिर उसका वैल्यू जानना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डक्टिलिटी मेजर करने का एक तरीका होता है। कोई भी मटेरियल का डक्टिलिटी कितना है, कितना हम उसको खींच सकते हैं ताकि वो ब्रेक ना करे, कितना मैक्सिमम हम कितना खींच सकते हैं ताकि वो ब्रेक ना करे, उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन जो हम ग्राफ बताए थे, ये देखो माइल्ड स्टील का था या फिर कोई अदर डक्टाइल मटेरियल का मेरा कैसा था, कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है, ये माइल्ड स्टील का है, मान लो ये मटेरियल का ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे आके ये ब्रेक कर जाता है। तो जब ये ब्रेक किया उस टाइम पे इसका कुछ मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई एक मटेरियल है, हम इसको खींचते हैं, यहाँ तक ये जाता है मैक्सिमम इलोंगेशन, और उसके बाद ये इस मटेरियल का ब्रेकिंग हो जाता है, ये टूट जाता है मटेरियल। तो ये मेरा मैक्सिमम लेंथ का चेंज हुआ। तो चेंज कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम चेंज होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम कर देंगे तो वो स्ट्रेन देगा। अगर इस वैल्यू पे हमको स्ट्रेन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो चेंज हुआ लेंथ का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर हम कर देंगे तो उसका हमको स्ट्रेन मिल जाएगा। और यही बताएगा ना कि वो मैक्सिमम चेंज कितना हुआ। अगर इस पॉइंट पे कोई मटेरियल जाके ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ का जो वैल्यू होगा वही बताएगा कि उस मटेरियल में कितना मैक्सिमम चेंज हुआ है। क्योंकि हो सकता है अगर हम मटेरियल को खींचना स्टार्ट किए, इनिशियली 0.1 mm का हुआ, ये मैक्सिमम 0.5 mm का हुआ, मैक्सिमम यहाँ से मान लो यहाँ तक 0.5 mm का है। इस पॉइंट तक एज्यूम कर लो, मान लो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, इस तरह से जाते जाते जब 0.5 mm हम इलोंगेट कर देते हैं, मटेरियल को खींच देते हैं, तो मटेरियल जाके ब्रेक कर जाता है। तो ये 0.5 जो हो गया वो इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। ठीक है, हम सब मैक्सिमम जो उस मटेरियल को खींच सकते हैं वो 0.5 mm तक ही खींच सकते हैं, उससे ज्यादा खींच उस पॉइंट पे वो जाके ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो 0.5 mm उस मटेरियल का मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। तो डक्टिलिटी जो होता है इसको मेजर करने का तरीका क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन। कोई भी मटेरियल में मैक्सिमम कितना परसेंटेज इलोंगेशन हो सकता है, हम लोग उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। वो जो वैल्यू है वो डक्टिलिटी बताता है। ठीक है, कि अगर हम माइल्ड स्टील हमारे पास है, हम माइल्ड स्टील को 0.5 और परसेंटेज, क्या चीज फिर से बताइए ना। देखो हम लोग डक्टिलिटी के बारे में पढ़ चुके थे। डक्टिलिटी क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसके कारण से हम उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक मटेरियल है, इसको हम लोग वायर में अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हो गया। अब ये देखना है कि हम इसको कितना, ये मटेरियल डक्टाइल कितना है, माइल्ड स्टील कितना डक्टाइल है, गोल्ड अगर मटेरियल हमारे पास है तो वो कितना डक्टाइल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, हम सबका जानना चाहते हैं कि डक्टिलिटी का सीक्वेंस क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा मटेरियल है। तो उसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा कि इस मटेरियल को हम मैक्सिमम कितना तक इलोंगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना इसमें हम इसको कितना खींच सकते हैं, मैक्सिमम चेंज इन लेंथ कितना हो सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बताए थे,
उसमें ये पॉइंट जो है वही ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है और ये अदर डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है। तो इसमें इस पॉइंट पे जाके वो ब्रेक कर रहा है, मतलब कि कोई भी मटेरियल, अगर ये मटेरियल है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये 0.5 mm है। जैसे यहाँ जब हम मटेरियल को यहाँ तक लेके गए तो इसमें इलोंगेशन कितना हुआ, 0.1 mm स्ट्रेन आया। इसमें 0.2 mm आया, 0.2 mm का इलोंगेशन हुआ। यहाँ पे आया तो 0.3 mm का इलोंगेशन हुआ, और यहाँ पे जब 0.5 mm का इलोंगेशन हुआ, ये मेरा मटेरियल ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। हम मैक्सिमम किसी मटेरियल को, ये जो डक्टाइल मटेरियल है, इसको मैक्सिमम 0.5 mm तक ही हम खींच सकते हैं, उसके बाद वो मटेरियल मेरा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लो 0.5 mm मैक्सिमम चेंज है और ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं 20 mm है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल का 20 mm ओरिजिनल लेंथ है, ये मान लो 20 mm ओरिजिनल लेंथ है, और जब हम इसको खींचे तो ये जो हो गया ये 0.5 mm मैक्सिमम हम इसको इतना खींच पाए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये मेरा मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो चेंज कितना हो गया, चेंज इन लेंथ 0.5 mm और ओरिजिनल लेंथ 20 mm। ये हमको दे देगा स्ट्रेन का वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेन। और इसको क्या परसेंटेज, हाँ वो तो है ना। ठीक है, परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये काट अगर हम करते हैं तो कितना होगा, ये 2.5%, ठीक है। तो ये बताएगा मैक्सिमम मेरा कोई भी कोई भी मटेरियल का डक्टिलिटी का वैल्यू ये बताता है, ठीक है, कि 2.5% किसी मटेरियल का है, कोई मटेरियल का 5% होगा, कोई मटेरियल का 10% होगा। ये बता रहा है कि उसका डक्टिलिटी कितना हो सकता है, ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम कितना चेंज ला सकते हैं लेंथ में। तो उसको मेजर करने का तरीका है मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन, मतलब कि कोई भी मटेरियल को हम इलोंगेट अगर कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम कितना इलोंगेट कर सकते हैं। मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब कि जहां वो जाके ब्रेक कर जाएगा, जब वो ब्रेक करता है उस टाइम तक वो मटेरियल कितना हम खींचे थे उसको, वो बताता है मैक्सिमम इलोंगेशन। और हम परसेंटेज में चेंज कर दे रहे हैं तो ये बताएगा मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन। ये डक्टिलिटी मेजर करने का तरीका है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हम गोल्ड है मेरा, देखो सीक्वेंस हम बता देते हैं। मटेरियल गोल्ड जो होता है वो सबसे मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। अगर हम एक गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का मटेरियल लेते हैं, और एक अगर हम माइल्ड स्टील का मटेरियल लेते हैं, ये अगर हमारा गोल्ड है, चलो माइल्ड स्टील नहीं एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का मटेरियल है। अगर हम दोनों में सेम लोड लगाएंगे, दोनों में अगर हम सेम लोड लगाते हैं तो फिर ये जो है ये ज्यादा इलोंगेट होगा कंपेरेटिव टू दिस। तो ये ज्यादा इलोंगेट होगा और ये कम इलोंगेट होगा, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा, यही ग्राफ ड्रॉ करो। हम गोल्ड का टेंसाइल टेस्ट करेंगे, टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो उससे हमको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मिल जाएगा। गोल्ड का ग्राफ मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का ग्राफ मिल जाएगा। गोल्ड का मान लो ये तुम्हारा कुछ गोल्ड का ग्राफ है, एल्यूमिनियम का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका इलोंगेशन यहाँ तक गया, इसका इलोंगेशन यहीं तक रह जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि गोल्ड ज्यादा डक्टाइल है क्योंकि हम उसको ज्यादा इलोंगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जब ज्यादा इलोंगेट हो रहा है तब ये फेल कर रहा है। वही एल्यूमिनियम कम इलोंगेट हो रहा है तो इसका डक्टिलिटी कम होगा। हम किसी मटेरियल को जितना खींचेंगे फेल होने से पहले वो टूट, जस्ट वो फेल हुआ उस टाइम तक हम लोग उसको कितना इलोंगेट कर पाए, ठीक है, वही बताता है हमारा डक्टिलिटी। तो ये हो गया इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब कि चेंज इन लेंथ, ठीक है। इलोंगेशन मतलब कि चेंज इन लेंथ, हम लेंथ में कितना चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम। दूसरा हो सकता है मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। देखो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, इस पे अगर हम कोई फोर्स पी लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये लेंथ में चेंज करेगा, ये लंबा होते जाएगा, ठीक है। ये लंबा होते गया क्योंकि डक्टिलिटी का डिफिनेशन होता है टेंशन फोर्स पे। अगर हम उसमें टेंशन फोर्स लगाएंगे तो वो कितना इलोंगेट होगा, तो इसलिए हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इलोंगेट हुआ। अब चूंकि ये मटेरियल का जो वॉल्यूम है और इस मटेरियल का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पास जो मटेरियल था वही मटेरियल अभी भी ये है, मतलब इसका वॉल्यूम अगर भी है तो इसका भी वॉल्यूम भी है। मान लो इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है
तो इसका भी वॉल्यूम अभी भी 10 मीटर क्यूब है, लेकिन इसका लेंथ अगर मान लो 10 मीटर है, ठीक है, और इसका जो एरिया है, एरिया नहीं डायमीटर मान लो, ये रॉड का कुछ डायमीटर अपना होगा, डायमीटर मान लो इसका कुछ 10 mm है, ठीक है। तो अब जब हम इसको खींच रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ मान लो 10 से 15 हो जाता है, ठीक है, 10 से ये 15 10 mm कर दो इसको, 15 mm हो गया, ठीक है, लेंथ 10 से 15 हो गया। जब लेंथ बढ़ा लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जा रहा है, देखो डायमीटर छोटा हो जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है π/4 d²h, ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो इसका लेंथ बढ़ रहा है, मतलब कि ये L ये मेरा बढ़ रहा है, तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये वाला ड्रॉप करेगा ना, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। जैसे मान लो 10 है, 10 = 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 = 2 × 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम, ये मान लो लेंथ का वैल्यू है, ये डायमीटर का वैल्यू है, इस और ये वॉल्यूम है। अब इसको तुमको फिक्स रखना है, 10 ही रखना है, ये चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन ये दोनों को चेंज करना है। इसमें क्या करना है, ये लेंथ को बढ़ाना है, तो मान लो हम लेंथ को 2 से बढ़ा के 5 कर देते हैं, ठीक है, और ये 10 ही रखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ हो रहा है, अगर लेंथ 10 है, हम 10 से बढ़ा के 15 कर दिए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, अगर 10 है तो 10 से घट के मान लो ये 5 हो जाएगा, तो डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है, और डायमीटर घट रहा है मतलब कि एरिया, एरिया क्या होता है π/4 d² या फिर πr², ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब ये एरिया क्या होगा, डायमीटर घट रहा है तो एरिया भी घटेगा, ठीक है, एरिया घटना चालू होगा। अब देखो जब मटेरियल यहाँ पे था, जब मटेरियल यहाँ पे था तो इसका एरिया कुछ, इसका एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हम पुल नहीं किए। जैसे जैसे हम खींचना चालू करेंगे इसका एरिया चेंज होना स्टार्ट होगा, एरिया चेंज होना स्टार्ट होगा, और जब ये ब्रेक कर जाएगा मेरा मटेरियल, उस वक्त इसका एरिया सबसे कम होगा, क्योंकि उस वक्त लेंथ सबसे ज्यादा होगा तो उसका एरिया सबसे कम हो जाएगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, हम पिछला केस में क्या देखे थे, मैक्सिमम चेंज कितना हो रहा था लेंथ में, इस बार हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मेरा एरिया में कितना कमी आ रहा है, ठीक है। अगर शुरू में एरिया 100 था, अब एरिया अगर 50 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 50 चेंज हुआ, ओरिजिनल एरिया, ये चेंज इन एरिया 50, ठीक है। अगर मेरे पास पहले एरिया 100 था, अब एरिया 50 हो गया, तो चेंज कितना हुआ 50, ओरिजिनल एरिया 100, इसको परसेंटेज में कर दो, इसको परसेंटेज, तो परसेंटेज में करने के लिए हम लोग ये करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 50, मींस 50% हमारा रिडक्शन होगा एरिया में, ठीक। तो हम लोग दो टर्म से डक्टिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि कोई मटेरियल अगर हमारा है, हम उसको खींचना शुरू किए, वो क्या हुआ, एक पॉइंट पे जाके फेल करेगा, वो एक पॉइंट पे जाके टूट जाएगा। जब वो टूटेगा, जिस पॉइंट पे वो टूटेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेंज इन लेंथ नापेंगे कि कितना चेंज हो रहा है लेंथ में, क्यों, और वो चेंज जो होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो टूट चुका है, तो मैक्सिमम चेंज होगा। तो मैक्सिमम चेंज इन लेंथ, जिसको हम लोग मैक्सिमम इलोंगेशन बोल सकते हैं, या फिर जब उसको हम खींच रहे थे तो उसका एरिया धीरे धीरे कम होने लगा, तो कम होने लगा, तो फाइनली जब वो टूट गया, उस वक्त उसका जो एरिया होगा, तो मैक्सिमम चेंज इन एरिया कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया चूंकि कम हो रहा है, इसलिए हम लोग टर्म लिख रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एरिया रिडक्शन मतलब कम होना, एरिया मेरा कम हो रहा है, तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो रहा है, या फिर उस टर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो रहा है, उस टर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम पहले ही देखो लिखवाए थे, स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है, इससे हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी का पता चलता है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे, जो इसी डायग्राम से हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ इसका वैल्यू कितना होगा, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो दो तरीका है डक्टिलिटी मेजर करने का, मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन, मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, मैक्सिमम परसेंट इलोंगेशन और रिडक्शन इन एरिया। इसको पहले लिख लो, उसके बाद हम सीक्वेंस दिखाते हैं कि कौन सा मटेरियल का डक्टिलिटी कितना होता है। तो इसमें लिखो, डक्टिलिटी इज मेजर्ड बाय
ductility is measured by maximum percentage elongation or maximum percentage reduction maximum percentage elongation or maximum percentage reduction in area. Maximum percentage reduction in area. अब देखो फॉर्मूला लिख लो नीचे, देखो मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, मैक्सिमम रिडक्शन इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया 100। maximum ठीक है। देखो ये सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में। इसका मतलब हो गया गोल्ड का जो डक्टिलिटी होगा सबसे ज्यादा होगा, यानी कि गोल्ड, अगर हम गोल्ड को सेम मटेरियल गोल्ड का लेते हैं और सेम वॉल्यूम सिल्वर का लेते हैं, तो गोल्ड को अगर हम पीटना चालू करेंगे, मतलब खींचना चालू करेंगे, तो ये ज्यादा खिंचाएगा, ठीक है। और ये जो है वो कम खिंचाएगा, उससे पहले टूट जाएगा, इससे कम खिंचाएगा ये वाला। उसके बाद माइल्ड स्टील है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। अभी जो समझाया किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नहीं कुछ भी सर। कंफ्यूजन बाकी ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो पूछो इसमें। किसी को भी कुछ कंफ्यूजन? बोलो, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलो ठीक है। आगे प्रॉपर्टी लिखो, मैलिएबिलिटी। लिखते जाओ। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल
It is the ability of the material to undergo plastic deformation under compression. It is the ability of the material to undergo plastic सर ये deformation. 5 नंबर है। Sequence पहला था strength, elasticity, plasticity, ductility, हाँ 5 नंबर। यस सर, ठीक है सर। आगे लिखो, it is the property of the material due to which it can be deformed into thin sheets हो गया नोट। It is the ability of the material to undergo plastic deformation under compression. It is the property of the material due to which it can be deformed into thin sheets by hammering or rolling action without fracture. चलो देखो ये क्या होता है। तुम लोग ब्लैक स्मिथी शॉप देखे होगे, जो बहुत सारा क्या करता है, छोटा सा रूम बना दिया, उसमें भट्टी चला रहा है और कोई भी चीज को ठोक ठोक के उसको पतला कर रहा है। ठीक है, ये बहुत जगह देखे होगे, जो कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। उसमें क्या करता है वो, कोई भी चीज को गर्म करता है पहले, और गर्म करने के बाद उसको ठोकता है और ठोक ठोक के उसको पतला कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे देखो ठोक रहे हैं मतलब कि कंप्रेशन है, उसको प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से मार रहे हैं हथौड़ा से। हैमरिंग मींस हथौड़ा हो गया, या फिर रोलिंग एक्शन होता है, वो तो कोई हथौड़ा लिया, गर्म कर दिया और उसको पीट पीट के पतला कर दिया। तो यहाँ कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, क्योंकि हम पीट रहे हैं तो मतलब वो कंप्रेस हो रहा है, तो इसलिए ये कंप्रेशन हो गया। और पीट पीट के हम लोग उसको पतला करके थिन शीट में बना देते हैं, पतला सा शीट में बना देते हैं, उसी को हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में बस अंतर ये है कि वहां पे टेंशन फोर्स लगाते हैं हम लोग, और वहां पे हम लोग वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं और उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखो मटेरियल का फिर से सीक्वेंस क्या होगा। सबसे जो ज्यादा मैलिएबल मटेरियल है वो गोल्ड है। ठीक है, यानी कि गोल्ड को हम पीट के बहुत ही पतला कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला, तो गोल्ड का मैलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है सिल्वर। फिर एल्यूमिनियम है, कॉपर, फिर टिन है और लेड। ठीक है, ये गोल्ड का मैलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सिल्वर, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, लेड। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है कि the property of the material due to which it can be compressed into thin sheets,
मोलेबिलिटी। अगर वो बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू रमेश टू जी अपना म्यूट कीजिए, साउंड ज्यादा आ रहा है। ठीक है, वायर्स में अगर पूछे तो वहां पे हमारा डक्टिलिटी हो जाएगा। और अगर वो सिंपल पूछ दे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी डिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म्ड किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी। अगर तीनों ऑप्शन में हो तो प्लास्टिसिटी चूज करेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी लिखो, ब्रिटलनेस। इसमें लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल due to which it breaks without too much permanent deformation. This is opposite to ductility. सर हाँ, ये अपोजिट है डक्टिलिटी के, तो इसको आर में हम चेंज नहीं कर सकते हैं? हाँ, ठीक है सर। देखो इसमें क्या है कि इसमें अगर हम जब खींचना स्टार्ट करेंगे ना कोई भी डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल को, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा खिंचाएगा नहीं, वो तुरंत टूट जाएगा। जैसे कि ये चौक जो होता है ये हमारा ब्रिटल मटेरियल में आता है, ठीक है, इसको जब हम खींचेंगे तो इसमें किसी भी तरह का एलोंगेशन नहीं आएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो देखो सर मिट्टी का कप हो elongation को हम जाएगा लोग क्या कैसे साहब? measure कर रहे हैं? मिट्टी क्या का चीज? कप, मिट्टी का कप नहीं आता है? हाँ, वो भी हो गया, मिट्टी का जो कप हो गया वो भी ब्रिटल मटेरियल है। उसको तुम खींच के देखो या फिर ठोक के देखो, लेना वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, उसमें किसी तरह का इलोंगेशन नहीं देखने को मिलेगा। ग्लास हो गया, ग्लास को भी देखो, अगर तुम उसको थोड़ा सा गिराओगे या खींचोगे, वो ब्रेक कर जाएगा। तो इलोंगेशन वो कितना खिंचाएगा ये क्या बताता है? स्ट्रेन बताता है। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा मतलब वो उतना ज्यादा खींच सकते हैं हम उसको। तो ग्राफ देखो कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ कुछ ऐसा, इसका डक्टिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो उसका डक्टिलिटी बताएगा। लेकिन वही ब्रिटल मटेरियल में देखो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, इसमें क्या होता है, यहीं पे रहा, मतलब इसमें बहुत ही कम होता है एलोंगेशन, ये तुरंत जाके टूट जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखो लिखा हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स विदाउट टू मच परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब जो परमानेंट डिफॉर्मेशन देखो डक्टाइल मटेरियल में यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, उसमें मान लो ये वाला तुम्हारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट है, तो ये वाला जो डिफॉर्मेशन है ये तो वापस ले आएगा ये, तो ये जो हो गया उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया डक्टाइल मटेरियल में। लेकिन इसमें देखो, इसमें मान लो इलास्टिक पॉइंट यहाँ पे है,
ठीक है। इलास्टिक पॉइंट इसमें भी होता है ब्रेकेड मटेरियल में। ये वाला मान लो इसका यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रेक कर जा रहा है, तो इसमें देखो डिफॉर्मेशन, इसमें केवल इतना आ रहा है, ये डिफॉर्मेशन, मतलब ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। वही डक्टाइल मटेरियल में यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है हमको, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट नहीं होता है, यील्ड पॉइंट नाम का कोई भी चीज ब्रिटल मटेरियल में नहीं होता। इसमें क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, और सीधे ये जा यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, फिर यहाँ पे ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट। यानी कि इसमें यील्ड पॉइंट, मतलब यील्ड पॉइंट क्यों नहीं, अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है तो मतलब यील्ड पॉइंट नहीं है। यील्ड पॉइंट ही तो बताता है ना कि वो कितना उसके बाद कहां से कहां तक डिफॉर्म करेगा। यील्ड पॉइंट है ही नहीं तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं है, और उसी वजह से ये ब्रिटल मटेरियल हो गया। इसलिए ब्रिटल मटेरियल का हम लोग अगर यूज करना चाहें कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम लोग ब्रिटल मटेरियल का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मटेरियल का भी कुछ कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है। ये मटेरियल के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, आगे जब पढ़ना होगा तब हम बताएंगे। अगला प्रॉपर्टी लिखो टफनेस। The amount of energy a material can absorb before fracture is called toughness. It is measured by the area under a stress strain curve up to fracture. देखो टफनेस कोई मटेरियल का क्या होता है, अगर हम कोई मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेशन लगा रहे हैं, तो मटेरियल क्या होगा, वो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो ये मटेरियल यहाँ पे जाके फेल कर रहा है,
और ये मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल है, ये यहाँ पे जाके फेल कर रहा है, और ये ब्रिटल मटेरियल है, ये यहाँ पे फेल कर रहा है। तो फेल होने से पहले जब ये फेल कर रहा है उस वक्त ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, क्योंकि देखो हम इस मटेरियल में जो फोर्स लगा रहे हैं, देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी मेरा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी यही ना होता है। अगर हम किसी मटेरियल में फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो जैसे हम इस मटेरियल में फोर्स लगाएं, ये डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुआ, मतलब इसका डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, तो क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यानी कि वो मटेरियल क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये फोर्स जा कहाँ पे रहा है, ये फोर्स इसको इलोंगेट कर रहा है, तो यानी कि ये मटेरियल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हम फोर्स के फॉर्म में एनर्जी इसको दे रहे हैं वो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने अंदर, ठीक है। जैसे हम ये फोर्स हटाएंगे, ये एनर्जी जो ये अंदर में स्टोर कर लिया, ये इसको वापस करके यहाँ तक ले आएगा, अगर हम इलास्टिक लिमिट तक इसको खींच रहे हैं तो। लेकिन अगर हम उसी मटेरियल को खींचते चलते हैं और वो फाइनली हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, वो मटेरियल को हम तोड़ देते हैं, तो वो मटेरियल हमारा टोटल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये कैसे पता चलेगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टफनेस, ठीक है। कोई मटेरियल कितना टफ है ये अगर पता करना है तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमको पता करना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, देखो जब वो फ्रैक्चर कर गया तो यहाँ पे आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को मेजर करेंगे। ये जो एरिया है ये बताएगा कि उस एनर्जी, वो एनर्जी कितना, वो मटेरियल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और वही उस मटेरियल का टफनेस होगा, ठीक है। जैसे आप देखो ये डक्टाइल मटेरियल है, ये यहाँ पे आके ब्रेक किया, ब्रिटल मटेरियल तो मेरा यहीं पे ब्रेक कर जा रहा है, तो इसका जो है इसका टफनेस क्या होगा, इतना सा होगा, थोड़ा सा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ब्रिटल मटेरियल जो है वो ब्रेक होने से पहले ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही ब्रेक कर जा रहा है। वही डक्टाइल मटेरियल मेरा ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए देखो जब हम लोग स्प्रिंग सब के बारे में देखते हैं, स्प्रिंग हो गया या फिर जो गाड़ी सब में हमारा सस्पेंशन लगा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, हम लोग डक्टाइल मटेरियल का बनाएंगे, क्योंकि जब वो शॉक आएगा उस पे, झटका लगेगा जब गाड़ी पे, तो वो क्या करेगा, उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जब शॉक लगेगा। तो वो अगर हम ब्रिटल मटेरियल का बना देंगे तो वो तो पता चला कि वो थोड़ा सा शॉक लगा, टूट गया वो मटेरियल, इसलिए हम लोग वहां पे डक्टाइल मटेरियल का बनाएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा टफ होगा उतना वो अच्छा है, अगर हमको शॉक को एब्जॉर्ब करवाना है तो। ये जो एरिया है ये हमारा टफनेस बताएगा मटेरियल का। उसी तरह इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ये एरिया इसका ब्रिटल मटेरियल का बता देगा टफनेस कितना होता है। तो इस तरह से क्या, ये ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि डक्टाइल जो मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल आर टफर देन ब्रिटल मटेरियल्स। मतलब डक्टाइल मटेरियल ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा अगर हम उसको फ्रैक्चर पॉइंट तक लेके जाएंगे कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल्स।
इसलिए जहां पे अगर एप्लीकेशन में हमको टफनेस ज्यादा चाहिए मटेरियल का, तो हम लोग डक्टाइल मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। देखो रिजिलियंस भी सेम चीज होता है, टफनेस ये भी बताता है कि कितना एनर्जी कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि टफनेस में मेरा वो एनर्जी कब तक एब्जॉर्ब कर रहा है, जब तक कि मटेरियल फेल ना कर जाए। फेल होने तक वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग टफनेस बोलेंगे। लेकिन वही अगर इलास्टिक लिमिट तक वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इलास्टिक लिमिट, मान लो ये इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट तक वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसको हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। जब वो फेल कर जाएगा तब वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, टफनेस है। और अगर इलास्टिक लिमिट तक हम उसको खींचते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक खींचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींचे, तो यहाँ पे हम छोड़ दिए तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इतना किया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इतना। उसी तरह यहाँ पे हम लेके छोड़ देते हैं इलास्टिक पॉइंट पे, तो ये इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसको हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी का अपना यूज है। कोई मटेरियल में हमको रेजिलियंस केवल चेक करना आता है कि रेजिलियंस कितना है, और किसी में हमको देखना है कि टफनेस कितना होगा। जैसे एक मान लो एक का स्प्रिंग है और एक मेरा स्ट्रक्चरल स्टील है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल स्टील का तो मतलब कि जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे ब्रिज हो गया, तो वहां पे इस स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। और स्प्रिंग जो हो गया वो शॉक एब्जॉर्बर्स हो गया, जो बाइक सब में देखो लगा हुआ रहेगा शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर और बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो अब इसमें देखो स्प्रिंग में और स्ट्रक्चरल स्टील में क्या अंतर है। अगर हम इस मटेरियल को कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रिज बनाने में यूज करते हैं। मान लो हम ब्रिज बना दिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितना लोड आएगा। वो ब्रिज का जो मटेरियल, जो ब्रिज बना हुआ है उसमें देखेंगे वो इसमें कितना लोड आएगा और वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना लोड आएगा उसके करस्पॉन्डिंग वो टूटने से पहले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टूटने से पहले। और स्प्रिंग का केस में क्या है कि वो इलास्टिक लिमिट तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे टूटने का हम लोग केस नहीं देखते हैं, यहाँ पे केवल हम लोग देखते हैं कि वो इलास्टिक लिमिट तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट तक देखते हैं वो टूटने तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो स्प्रिंग में हमारा रेजिलियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको शॉक एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ झटका लग रहा है, बाइक सब में क्या झटका लगेगा, इसलिए इसको यहाँ शॉक एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। ये क्या होगा, स्प्रिंग मान लो इससे इतना लंबा स्प्रिंग है, अचानक इस पे शॉक लगा, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है, कंप्रेस हो गया ये। उसके बाद फिर अचानक जैसे शॉक हटेगा ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, क्योंकि ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ और जैसे लोड हटा ये अपना ओरिजिनल शेप पे आ गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल स्टील सब में क्या है, वहां पे ऐसा नहीं कि वहां शॉक लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पे लोड कंटिन्यूअसली लग रहा है। एक ब्रिज में कंटिन्यूअसली लोड पड़ रहा है, कभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कभी थोड़ा कम लग रहा है। तो यहाँ पे वो देखना, हम ये देखेंगे कि वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है जब वो फ्रैक्चर होने की कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टफनेस वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि इस स्टील का टफनेस वैल्यू कितना है, और इस केस में हम लोग रेजिलियंस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग का पॉइंट हम लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर मान लो कोई जर्क से पास किया बाइक, तो क्या होगा, वापस अपने शेप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिक लिमिट तक ही चेक करते हैं। तो इलास्टिक लिमिट तक वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग रेजिलियंस बोलेंगे,
और ब्रेकिंग पॉइंट तक वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग टफनेस बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी a material can absorb up to the elastic limit. Up to the elastic region कर दो। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. सारे हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, मान लो कोई भी हमको ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी मशीन का डिजाइनिंग करना है, तो हम लोग सबसे पहले मटेरियल ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मटेरियल का इसको बनाना है। तो अगर हमको वहां पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है। अगर हमको जहाँ पे ब्रिटल मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी देखेंगे, जहाँ पे डक्टाइल मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल का प्रॉपर्टी देखेंगे। एक टॉपिक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, हार्डनेस। because it is the property of the material due to which it offers resistance to penetration indentation hard material resist wear and scratches चलो देखो, ये क्या बोलता है कि कोई भी मटेरियल पे अगर हम, ये मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो कोई भी पेनिट्रेशन, इंडेंटेशन या फिर स्क्रैचिंग को रेसिस्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोग का शूज हो गया, शूज हमारा एक मटेरियल है, ठीक है। शूज हम लोग जितना ज्यादा चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वो घिसते जाता है, ठीक है।
तो उसी घिसने के रेसिस्टेंस को पेनिट्रेशन बोलते हैं। वो कोई मटेरियल कितना कम घिसता है, ठीक है, स्क्रैचिंग हो गया। या फिर कोई मटेरियल को अगर हम उसमें सपोज दीवार में हम कील ठोक रहे हैं, ठीक है, तो दीवार में अगर मिट्टी का दीवार है तो उसमें कील हम आसानी से ठोक सकते हैं, वही ईंट का दीवार होगा तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो क्या हो रहा है, मटेरियल का हार्डनेस जो मिट्टी का है तो मिट्टी का हार्डनेस कम है, इस वजह से हम उसमें आसानी से पेनिट्रेट कर जा रहा है, आसानी से उसके अंदर घुस जा रहा है मेरा जो भी कील है। और वही हमारा अगर ईंट का है तो ईंट में थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, हमको ज्यादा ताकत देना पड़ रहा है, तो उसका पेनिट्रेशन जो है उसमें डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें घुसा पाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये हार्डनेस बताता है, ठीक है। कोई भी मटेरियल अपने पेनिट्रेशन या इंडेंटेशन या स्क्रैचिंग को कितना रेसिस्ट करता है वो उसके हार्डनेस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। जैसे किसी चीज का घिसना हो गया या फिर मटेरियल में 24 में वो जो हो गया वो हार्डनेस प्रॉपर्टी होता है। तो जितना ज्यादा हार्ड मेरा मटेरियल होगा The उतना material ज्यादा due to the effect or resistance of रेसिस्ट कर पाएगा, ठीक है। distance तो वो सबसे ज्यादा scratching हार्डेस्ट not मटेरियल material बोला resist फ्री में wear and मिलता है। scratches. Diamond is the hardest material. Diamond is a तो स्कूल की hard तरफ तो नहीं मिला है। hardest डायमंड material. जो हम लोग का है वो सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। Diamond होता है बहुत हार्ड मटेरियल। 12,000 का। इट इज अ प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जिसके कारण which is affect कौन resistant पढ़ा रहा है इसी पे? 8,000 क्या हो 8,000। यूज करो अपना। तो इनका 4,000 बच जाता हमको, जैसा 4,000 छेड़ने देते। म्यूट करो जी, कौन है जी? हम बिरयानी तो मोबाइल का क्वालिटी भी ना होता है। चिकन खाएंगे हम बिरयानी के साथ। अरे इसको रिमूव कीजिए सर, एक चलो ठीक है, तो हार्डनेस समझ में आ गया कि अगर कोई मटेरियल को हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं या उसको स्क्रैच करना चाहते हैं या उसमें किसी तरह का इंडेंटेशन कोई मार्क हम देना चाहते हैं, जैसे एक अगर तुम डायमंड का मटेरियल ले लेंगे और एक अगर हम आयरन का मटेरियल ले लेंगे, उसमें क्या करो, कोई भी कील को ठोको तो उसमें जो इंडेंटेशन जो होगा, मार्क जो उस पर पड़ेगा, ये इस पे बहुत ही डिफिकल्ट होगा डायमंड में। वही अगर अदर मटेरियल है तो उसमें हम आसानी से उसमें ठोक सकते हैं। तो ये बताता है कि हार्डनेस वो उसको रेसिस्ट कर रहा है, तो वो उसको उस मटेरियल का हार्डनेस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट हम लोग हार्डनेस का कैसे करते हैं, कौन कौन सा टेक्निक है, कौन कौन सा टेस्ट है जिससे हम लोग हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इसका मेजरमेंट से। 2-3 टेस्ट होता है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल का हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है जो आज पढ़ा रहे हैं? यस सर, आ रहा है सर। यस Yes, सर, sir. बहुत अच्छा, क्या चीज? बहुत अच्छा सर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो कंसेप्ट समझने में? नो सर, नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, टाइम हो गया। ठीक है, क्लास खत्म कर रहे हैं।